हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26। ठीक है, और आगे के एक दो क्वेश्चन और होंगे तो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है? शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वनथ टू टू एनथ टर्म इज 1/r रेस्ट टू पावर एन। तो इसके अंदर ये बताना है, जैसे एक जीपी है। ठीक है, जीपी में इस बार कितनी टर्म्स लिए हमने? 2n टर्म्स लिए। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे करते करते 2n टर्म्स तक। तो उसके दो टुकड़े कर दिए, n टर्म्स स्टार्टिंग के अलग और n टर्म्स लास्ट वाले अलग। तो स्टार्टिंग वाली जो फर्स्ट n टर्म्स है उनका जो सम आएगा, ठीक है, यहाँ पे रेशियो ऑफ सम पूछा है। पहले वाले n टर्म्स का सम रेशियो, लास्ट वाली जो n टर्म्स है उनका सम इक्वल टू कितना आंसर आना चाहिए? 1/r की पावर n, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या है, क्या सिचुएशन है यहाँ पर। A1, A2, A3 ऐसे करते करते स्टार्टिंग की फर्स्ट n टर्म्स मतलब ये है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि n प्लस वनथ टर्म से लेके टू nth टर्म तक, तो ये वाली टर्म्स इनका सम का रेशियो। ठीक है, इसको मैं सम 1 बोल देता हूँ और इसका सम का रेशियो इसको सम 2 बोल देता हूँ। इनका जो रेशियो है ये प्रूव करना है हमें। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव सम 1 रेशियो सम 2 रेशियो, मतलब ये डिवाइड ही हो गया, इक्वल टू कितना आंसर आना चाहिए? 1/r की पावर n। ये आंसर हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो काम स्टार्ट करते हैं अब। यहाँ पर देखो भाई, सम 1 कैसे निकालेंगे? हमें चाहिए सम 1। तो इसको आप एस एन की तरह से समझ सकते हो ना, ये पहली टुकड़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें एक और चीज़ देखो, जैसे ये सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर किस में है? जीपी में है। तो जीपी में है तो बताओ A1 क्या होगा? तो A1 तो मैं A ले लेता हूँ। ठीक है, A1 को क्या ले लिया मैंने? A ले लिया। A2 क्या होगा? AR हो जाएगा। और A3 क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते AN तो फॉर्मूला होता है। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, ये अच्छा, ये -1 ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा। तो ये कौन सा हो गया? ये AN हो गया। अब ये बताओ कि AN+1 क्या होगा? तो इसमें r की पावर एक और बढ़ जाएगी, तो ऐसा बन जाएगा A इंटू आर की पावर n। यहाँ तक पहुँच गए। अब है AN+2, तो एक और r की पावर बढ़ती चली जाएगी, r क्योंकि मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो A इंटू आर की पावर n+1। ऐसे करते करते लास्ट वाला A2n क्या हो जाएगा? A इंटू आर की पावर, जैसे यहाँ पे AN क्या था तो n-1 हो गया था ना, वैसे A2n में क्या हो जाएगा? इसकी पावर 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बन गया ये। अब ये ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा? थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी। देखो आगे चीज़ें सोल्व करने में हमें पहला वाला सम निकालना, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एस एन, ये एन टर्म्स है, पहली दूसरी तीसरी ऐसे एन तक, तो ये एन टर्म्स है, तो एस एन बोल रहा हूँ इसको। फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर की पावर n-1/r-1, ये तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कौन आता है? पहली टर्म आती है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ तो ए का ए ही है, फिर है आर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, कॉमन रेशियो, बार बार आर मल्टीप्लाई होता चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी बात कर लो या फिर इसकी बात कर लो, कॉमन रेशियो तो आर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आर की पावर एन, ये है नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें भी एन टर्म्स है, इसमें भी एन टर्म्स है, तो इनमें तो कोई चेंज होने वाला ही नहीं है। यहाँ आर की पावर n-1, r-1 नीचे की तरफ आएगा। चलो इसकी बात की है, तो ये बताओ कि, चलो इधर नीचे की तरफ कर लेता हूँ मैं, जो सम 2 होगा, मतलब अच्छा सम 2 मतलब इनका समेशन होगा। तो ये कितनी टर्म्स है? n+1 n+2 ऐसा समझो। टोटल है 2n टर्म्स, है ना, A1 से लेके 2n तक, तो 2n टर्म्स है। उसमें से स्टार्टिंग की n इधर हो गई, तो ये कितनी बचेगी? 2n में से ये n हटा दो तो n ही तो बचेगी। तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? n ही है, तो इसको भी मैं SN लिख लेता हूँ। लेकिन ये दूसरी पार्टी है तो इसको मैं सेकेंड लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका बताओ यहाँ पे समेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पहली चीज़ यहाँ पर आएगी फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ तो ये फर्स्ट टर्म ए ही थी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? इसकी जगह फर्स्ट टर्म क्या आएगी? यहाँ पर देखो, ये जीपी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म हो रही, तो स्टार्ट कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे ना। तो जिसका सम हम निकालते हैं उस जीपी का पहला टर्म हमें लिखना पड़ता है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। ये मतलब इसकी वैल्यू क्या है? ये ए इंटू आर की पावर एन, तो यहाँ पर ए इंटू आर की पावर एन ये आएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर आर की पावर n-1, तो देखो यहाँ पे ये आएगा कॉमन रेशियो, इनमें भी बार बार आर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे पावर में आता है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 ऐसे करते आप गिनोगे ना, तो टोटल n टर्म्स आएगी, वो मैंने बताया था। टोटल 2n टर्म्स है, n ये हो गई, तो ये n बच जाएगी, तो यहाँ पे n आएगा -1 अपॉन नीचे भी r-1। ठीक है,
अब पूछा क्या कि सम 1 अपॉन सम 2 का आंसर ये आना चाहिए, तो आप भी ये निकाल लो, सम 1 अपॉन सम 2, ये रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसमें हम इसका डिवाइड करेंगे, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन ए आर की पावर एन, ये अब ये वाला लिख रहा हूँ ना, ये वाला नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसके नीचे ये मेन डिवीजन है, इसके ऊपर ये वाला और इसके नीचे ये दूसरा वाला, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे ये डिवीजन है मेन, तो आप देख सकते हो कि जो कटने वाला है वो कटेगा कैसे, जैसे ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है, तो ये पहला वाला तीसरे वाले को काटेगा तो ये इससे कट जाएगा, और ये ए भी इसको काट देगा, और ये जो दूसरा वाला है वो सबसे नीचे वाले चौथे वाले को काटेगा तो ये इसको काट देगा। यहाँ पर बचता क्या है, देखो सब कुछ कट गया, बस ये बंदा बच गया यहाँ पर, तो 1 अपॉन आर की पावर एन, ये टर्म यहाँ पर बची है, ठीक है। सम 1 अपॉन सम 2 इक्वल टू 1 अपॉन आर की पावर एन, हैंस प्रूव। तो यही तो प्रूव करना था हमने कि इसका और इसका जो सम का रेशियो आएगा वो क्या आना चाहिए, 1 अपॉन आर की पावर एन, ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, 4 नंबर ए बी सी डी जीपी में है, तो बस इतना सा ही क्वेश्चन है, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे बाद में होल स्क्वायर लगाया, इधर पहले स्क्वायर स्क्वायर था, बाद में जोड़ा है फिर मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसी सिचुएशन है। ऐसे क्वेश्चंस में देखो करते क्या है कि आप ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत छोटा सा ही है, और बोल दिया जाए कि ए बी सी डी ए पी में है या जी पी में, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इनको ना मान लो, अज्यूम कर लो, जैसे जी पी है तो आप इनको जी पी की तरह मानो। जैसे ये क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया है, ये ए है तो ये क्या हो गया, इसको ए ही मान लिया है ना, जीपी है तो जीपी की तरह मानूंगा, मतलब पहला नंबर ए, दूसरा ए आर, फिर तीसरा ए आर स्क्वायर, जैसे मैंने इधर बोला ना, ये इस टाइप से। तो अब देखो पहला ए है तो दूसरा वाला क्या मान लिया मैंने, जीपी है तो ए है तो अगला क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, अज्यूम कर लिया। ये तीसरा वाला सी है तो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। चौथा वाला डी है तो डी की जगह में ए आर क्यूब मान के चलने लग जाऊंगा, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई चीज़ प्रूव हो रही है ऐसे तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नंबर जीपी में है उनको हम ऐसे नहीं मानेंगे तो कैसे मानेंगे, ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। अब देखो अब इस पर आते हैं, क्या प्रूव करना, हमें ऐसा प्रूव करना है, तो इसमें बस अपनी अप्रोच ये होगी कि हम LHS सोल्व कर लें, RHS सोल्व कर लें, और दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। आएंगे जाएंगे कहाँ, तो LHS उठाते हैं पहले। LHS इक्वल टू देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे नहीं कि इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, नहीं, हमें बस सीधा सीधा वैल्यूज रखनी है, और कितना ही बड़ा एक्सप्रेशन आए, इसका अगर बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा तो उसका भी बड़ा तो आएगा। तो इसको सोल्व करें। यहाँ पर ऐसे मत करना कि आप ब्रैकेट खोलने लग जाओ, आप यहाँ पर ये वाली चीज़ें पुट करना, ठीक है। ये जो चीज़ें हमने लेट किया है, क्योंकि जीपी में है तो ऐसा मान सकते हो, ये चीज़ें पुट कर देना इनके अंदर, तो LHS इक्वल टू RHS ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अच्छा ऐसे क्यों माना, क्योंकि जीपी इसलिए माना, तो वो कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। ए की जगह तो ए ही है तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, फिर बी स्क्वायर है तो बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर है तो फिर ए आर का भी होल स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ये छोटी मोटी चीज़ें तो मैं यहाँ पे हटाता चल रहा हूँ। सी स्क्वायर है तो सी की जगह क्या है, ए आर स्क्वायर, तो सी की जगह ए आर स्क्वायर है, जब मैं सी स्क्वायर निकालूंगा तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर अलग एंड आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर 4 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई। फिर देखो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए आर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू तो ए आर ही है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला ही था, ए स्क्वायर आर 4। डी स्क्वायर, डी क्या है, ए आर क्यूब, हमने इधर निकाला भी नहीं है, तो डी का स्क्वायर करेंगे तो ए आर क्यूब का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर आर 6 हो जाएगा, ठीक है। ए आर क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों की पावर डबल हो जाएगी, तो ऐसा बन गया। अब यहाँ पे ना, यहाँ पर भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप ऐसा करो, कुछ अगर कोई कॉमन वॉमन आता है तो मतलब इसको शॉर्ट एंड स्वीट बना लो, अच्छा सा छोटा सा बना लो। देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में ए स्क्वायर तो कॉमन आ ही रहा है, यहाँ पे आर तो नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर तो सब जगह है, तो मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। क्या बच गया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर उठ गया तो ये R4 बच गया। अच्छा अब इधर आते हैं, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो ए स्क्वायर तो फिर से सब में है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, और आर स्क्वायर R4 R6 है तो छोटा कौन है, आर स्क्वायर है तो छोटा वाला तो सब में कॉमन रहेगा ही रहेगा,
फिर यहाँ पे देखो बचेगा क्या, बस ये कॉमन उठा लिया मैंने, ए स्क्वायर आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। इसमें से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर तो उड़ जाएगा, यहाँ पे आर 4 है ना, तो आर स्क्वायर ज़्यादा था वो बच गया। यहाँ पे कितना, ए स्क्वायर आर स्क्वायर उठा दिया तो आर 4 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट एंड स्वीट बना दो, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर इनको मिक्स कर दो, तो ए स्क्वायर हो जाएगा A4, आर स्क्वायर अकेला है बाहर की तरफ तो आर स्क्वायर। ठीक है, फिर बचा क्या, देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, दोनों सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4। तो अब इससे ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते, अब ऐसे मत कर, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ऐसा करना मत कि इसको आप अंदर भेज दो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, यही बढ़िया लग रहा है। अब आते हैं हम किस पर, RHS पर आते हैं। RHS क्या है, ये AB प्लस BC प्लस CD इसका होल स्क्वायर है। अच्छा, एक की जगह वही रख देता हूँ, ए की जगह A, B की जगह AR, C की जगह AR स्क्वायर और वहाँ पे AR क्यूब। तो देखो क्या बन जाएगा, A की जगह A, B की जगह क्या आएगा AR, तो AR प्लस B की जगह AR, C की जगह क्या आ जाएगा AR स्क्वायर, फिर C की जगह वही AR स्क्वायर और D की जगह AR क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा इसको अब अपने हिसाब से सोल्व कर लेते हैं। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर आर प्लस यहाँ पर क्या बन गया, ये ए स्क्वायर आर क्यूब बन गया ना, आर की पावर 1 यहाँ पर, आर स्क्वायर यहाँ पर, प्लस ए और ए स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो ये R5 बन गया। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अब इनमें अंदर से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक ही फैमिली देखते तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ठीक, और क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आर है, आर क्यूब है और R5 है, तो छोटा कौन है, आर है ना छोटा, तो आर भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, इसको इधर लिख लेता हूँ। और अंदर क्या बच गया, देखो ए स्क्वायर आर अगर आप यहाँ से उठा लोगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर उठाओगे तो ए स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, आर क्यूब में से एक आर निकालोगे तो आर स्क्वायर बच जाएगा, फिर ए स्क्वायर तो उठ गया, R5 में से आर निकालोगे तो R4 बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। अभी मैं ये जो होल स्क्वायर है ना, ये बाहर की तरफ ही लगा रहा हूँ, इसको अभी अंदर जो भी घटनाएं हो रही है उनसे दूर रख रहा हूँ, बाहर की तरफ ही मैं होल स्क्वायर लगा रहा हूँ। अब क्या करो, ये स्क्वायर है ना, अब अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये स्क्वायर जो है वो आर पर आएगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर ए स्क्वायर पर आएगा तो A4 बन जाएगा, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट पर आएगा तो ब्रैकेट पर तो बस मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, अंदर क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4 है। ठीक है, तो अब आप देखो ये और ये सेम है कि नहीं है, मतलब LHS की जो वैल्यू आई वो और जो RHS की वैल्यू आई वो, है ना, A4 आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 आर स्क्वायर R4, 1 आर स्क्वायर R4, दोनों का होल स्क्वायर है। तो क्या प्रूव कर दिया हमने, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 25। आसान हो जाता है अगर आप ऐसे चीज़ें मान लेते हो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है वो उसमें लिखा है कि दिस इज नंबर आर इन AP, तो आप AP भी मान लेना उन नंबर्स को, ऐसे बहुत सारे ABCD बोल रखा हो तो जैसे A+D, A+2D, A+3D, ऐसे GP में तो ऐसे मान सकते हो। ठीक है ना, तो उसके बाद में सब कुछ आसान हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP। हमें ऐसा प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना मतलब फाइंड करना है, हमें डालना है 2 नंबर। तो कौन से 2 नंबर डालेंगे वो हमें पता करना है। तो 3 और 81 के बीच में 2 नंबर और आ जाएंगे, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए। 3 पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये 81, तो टोटल 4 नंबर हो गए। ये चारों नंबर किस में होने चाहिए, GP में होने चाहिए ना, 4 नंबर बहुत है GP देखने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन है, हम यहाँ पर 3 और 81 के बीच में ये 2 नंबर ऑर्डर में है ना, क्या पता करें कौन से आने चाहिए कि ये चारों नंबर किस में आ जाए, GP में आ जाए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये वही कंसेप्ट है ज्योमेट्रिक मीन वाला। ज्योमेट्रिक मीन ही 2 नंबर्स के बीच में ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि इन दोनों नंबर को मतलब इंक्लूड करते हुए खुद और ये दोनों नंबर किनारे वाले सबको क्या बना देते हैं, सबको किस में डाल देते हैं, GP में डाल देते हैं। अगर हमें यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी होती तो बीच में अर्थमेटिक मीन आ जाते। यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनानी है, GP बनानी है, तो बीच में ज्योमेट्रिक मीन आएंगे। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन आएंगे, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर
देखो ऐसे नॉर्मली सोचो आप, है ना, कि भाई यहाँ पर ना दो नंबर डाल दिए, एक नंबर को मैं बोल देता हूँ G1 और दूसरे नंबर को क्या बोल देता हूँ G2। अगर किसी ने वो जो इससे पहले इस एक्सरसाइज से पहले मैंने कुछ ज्योमेट्रिक मीन मतलब इसकी थ्योरी का कुछ डिस्कस किया था ना, थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था 9.3 की थ्योरी पार्ट, है ना, तो वो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूँ। अगर वो देखा तो बहुत बढ़िया, आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा या फिर आपने ये कर लिया होगा क्वेश्चन। तो देखो क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे ये 3 G1 G2 और ये 81, ऐसे कितने नंबर हो गए टोटल, 4 नंबर्स हो गए। ये है जीपी में। तो मैंने जैसा बोला, जैसे जीपी में कुछ नंबर है और कुछ नंबर आपको पता नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया इनके बारे में, ABCD में आपस में तो कुछ था नहीं लेकिन जीपी में थे, तो मैंने ऐसा मान लिया ना, पहला नंबर है A, बाद में उस पहले नंबर में आप R मल्टीप्लाई कर दो, फिर R और मल्टीप्लाई कर दो, फिर R और मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर है ना, बहुत आसान है। तो पहला नंबर 3 है, तो ये तो पता है हमें, एक की जगह कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगला नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, इस 3 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे, कुछ क्या करोगे, जनरली वो जो कुछ है मल्टीप्लाई करते हैं हम R ही लेके चलते हैं कॉमन रेशियो। तो G1 की जगह, G1 की जगह मैं मान लेता हूँ कि G1 की वैल्यू क्या है, 3R हो गई। ठीक है, कैसे 3R ही क्यों माना, क्योंकि जीपी में चल रही ना, सारी फीलिंग जीपी में चल रही है। अगर ये एपी होता मैं तो मैं 3 में कुछ जोड़ देता, 3+D मान लेता। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो G2 में क्या होगा, ये इसमें और R मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कॉमन रेशियो और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 3R² बन जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चे जनरली क्या करते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस इंसर्ट करने वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर आप और एक और स्टेप आगे तक किया करो, मतलब लास्ट तक किया करो। आप बताओ, जैसे ये 3 आ गया, ये 3R आ गया, 3R² आ गया, एक बार भूल जाओ ऊपर आगे की तरफ कोई है ना, ऐसे भूल जाओ। ऐसे ऐसे देखो कि यहाँ पर पहला नंबर 3 है, फिर जीपी में 3R आ गया, फिर उससे अगला 3R² आ गया। तो ये बताओ ये क्या होगा, इसी फ्लो में बताओ, 3R 3R², 3R³ आएगा ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 3R³। तो अब हमें पता चला यार, ये जो 3R³ हमने माना है वो तो पता ही है 81 है, तो क्या होगा, ये इसके बराबर ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि 81 क्वेश्चन में दे रखा है और अपने वाले तरीके से 3R³ आना है। तो ऐसे मैंने मान लिया, लेट G1 इक्वल टू 3R, G2 इक्वल टू 3R²। सो जो 81 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3R³। इसी फ्लो में ये बच नहीं पाएगा, ऐसे बन गया। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे ना G1 और G2 इन दोनों की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है कि भाई बताओ G1 G2 की वैल्यू क्या है, यही तो करना ना, इंसर्ट टू नंबर्स, मतलब फाइंड टू नंबर्स कौन से हैं वो, तो इनकी वैल्यू बतानी है। और इनकी वैल्यू के अंदर यहाँ पे दो ही चीज़ें, मतलब एक ही चीज़ अटकी हुई है दोनों के अंदर, R एंड R। हमें R की वैल्यू पता करनी है। तो मैं ये लास्ट वाले पे इसीलिए तो जोर दे रहा हूँ कि अगर आप R और कुछ कांस्टेंट में एक इक्वेशन निकाल लो तो R की वैल्यू तो आनी आनी है, बच के कहाँ जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। 81, तो ये 3 इस 81 को काटेगा, तो 3 कितनी बार काटेगा, ये 27 बार काट देगा ना, डिवाइड आप कर सकते हो 27 यहाँ पे, क्योंकि 23 इंटू सॉरी क्योंकि 27 × 3 कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पे R³ बचेगा ना, 3 ने इस 81 को काट दिया, 27 बच गया। अब 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्यूब की बात की गई है, तो 27 तो नॉर्मली सबको पता होता है कि 3 का क्यूब होता है, तो ये R³। तो 3³ R³ के बराबर है, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। हमें R पता चल गया, ये हमें कॉमन रेशियो में पता चल गया। तो ये R की वैल्यू उठा के देखो, R ने अपने जो कैलकुलेशन थी वो रोक रखी थी, R की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 3। तो अब आप G1 भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा इसका आंसर, G1 का आंसर 3 × R, तो 3 × 3 बराबर 9। अच्छा ये निकालते हैं, तो G2 क्या हो जाएगा, देखो 3R² है, तो 3 × 3 का स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाई ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो 9 3 जा कितना हो गया, 27 हो गया, 27। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हो कि एक्चुअली ऐसा होगा, यहाँ पे किनारे पर तो कौन है, 3 है, और इधर किनारे पर कौन है, 81 है। बीच में G1 की जगह कितना आ गया, G1 की जगह 9 आ गया, तो यहाँ पे 9 आ गया, और G2 की जगह कितना आ गया, 27, यहाँ पे 27 आ गया। आप देखो ये और ये तो गिवन थे, लेकिन ये गिवन नहीं थे, ये हमने पता कर लिए। और देखो ये जीपी में है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एक जीपी बना रहे हैं। 3 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 9, फिर 3 मल्टीप्लाई किया तो 27, फिर 3 मल्टीप्लाई किया तो 81। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 अपॉन a⁻n प्लस b⁻n may be the geometric mean between a and b। तो ऐसा बोलना चाह रहा है कि हमें n की वैल्यू तो बतानी है,
दे क्या रखा है कि ये इतना बड़ा जो खतरनाक सी बिल्डिंग बना रखी है ना, वो क्या है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो ऐसा हमें दे रखा है, तो हमें एन की वैल्यू बतानी है। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था एक्सरसाइज 9.2 के अंदर, जब अर्थमेटिक मीन की बात चल रही थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है ना पिछली एक्सरसाइज का 9.2 का। इसमें इफ दिस 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 इज ए एम बिटवीन ए एंड बी फाइंड एन। तो अब वही वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो इसमें थोड़ा सा पावर और चेंज कर दी, लेकिन हाँ अप्रोच वही है ना, जैसे उसमें किया था वैसे हम यहाँ पे करेंगे। और एक अप्रोच है वो आप समझ लो तो दोनों ही क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू ये, ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा, तो इसको मैं बोलता हूँ दिस इज गिवन। ठीक है, अच्छा गिवन है तो अब हम अपना दिमाग इसके अंदर जहाँ जहाँ लगा सकते हैं वहाँ पे लगाएंगे। देखो दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये तो क्वेश्चन में दे रखा, तो इसको तो हम बदल नहीं सकते हाल फिलहाल में। ठीक है, तो इसको तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। रही बात ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, वैसे अगर अपने पास में ये नहीं होता तो आप बताओ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता। तो दो नंबर है ए और बी, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। ये हमने अच्छे से कवर किया है ना। दो नंबर है तो ए बी का स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब इसकी पावर 1/2। अंडर रूट मतलब क्या होता है, 1/2 पावर। अगर तीन नंबर होते हैं ए बी सी, तब उसकी पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट हो जाता। फिर चौथा रूट, चार नंबर होते तो फिर पाँच नंबर होते तो पाँचवा रूट। तो ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे दो नंबर है ए और बी, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पर हमने अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन कर दिया, और इधर अपना क्या है, ए रेस्ट पावर एन प्लस वन प्लस बी रेस्ट पावर एन प्लस वन अपॉन एक एन प्लस बी एन। ठीक है, अब देखो अब करेंगे क्या, जब तक ये ऐसा कि ऐसा ही रहेगा आरएचएस, तब तक तो देखो कुछ होने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। चेंज भी कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हाल फिलहाल के लिए। और उससे पहले मैं ना थोड़ा ए बी को, थोड़ा अंडर रूट ए बी को सही लिख लेता हूँ। मतलब अंडर रूट ए बी है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए की पावर ए इंटू बी की पावर, ये क्या है, हाफ है। तो इसको मैं ऐसा लिख, और यहाँ पर तो ये सेम टू सेम आ ही जाएगा अपना ना, ये वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। एक बार और मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। ये जो 1/2 है वो ए पर भी लगा देता हूँ और बी पर भी लगा देता हूँ, फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 इक्वल टू आरएचएस में ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देते हैं। ये ए की टर्म है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो ए एन, अब ये ए की टर्म है तो ये क्या करेंगे, हम इसको ए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार, इसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इनको इधर ले आता हूँ। ये नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या होगा, आप थोड़ा सा इसको जल्दी भी करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर और कई कैलकुलेशन भी हमें करनी है। देखो ये तो समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नंबर उससे मल्टीप्लाई होगा। तो ए की पावर एन और ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2, जब ये दोनों लोग मल्टीप्लाई होंगे तो देखो ए जो है वो तो दोनों में है, तो यहाँ पर ए की पावर एन है, यहाँ पर ए की पावर 1/2 है। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम हो जाएंगे और इनकी पावर्स जुड़ जाएगी। हाँ, जब ए की पावर जुड़ रही होगी उस टाइम बी चुपचाप रहा होगा, क्योंकि इसमें और इसमें बस ए की जगह बी है, तो वो अकेलापन महसूस करेगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए की पावर यहाँ से एन और यहाँ पर कितनी 1/2 और ये बी की पावर 1/2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। ये हो गया पहला। अच्छा, अब इसकी बारी, अभी बी की पावर एन इससे मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, अब अकेलापन कौन महसूस करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए की पावर 1/2 बस यहीं पर ए है, बाकी यहाँ पे बी की पावर 1/2 बी की पावर एन, तो बी की पावर्स तो जुड़ जाएगी। तो ये मिलेगा हमें ए की पावर 1/2 बी की पावर दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा एन प्लस 1/2 इक्वल टू इधर कितना है, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन। ठीक है, अब इनको ना थोड़ा थोड़ा आप ऐसे सेपरेट कर लो। मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई एक की पावर ज़्यादा है उधर, मतलब एक की पावर जहाँ जहाँ ज़्यादा है ना उनको एक तरफ कर लो, बी की पावर जहाँ जहाँ ज़्यादा है उनको एक तरफ कर लो ना, ज़्यादा आसानी होगी। इनको आपस में करने से तो कोई मतलब है नहीं, फिर तो हम वहीं पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर एक की पावर कितनी है, एन प्लस वन। ठीक है, इधर तो फिर बी की पावर, इसमें बी की पावर ज़्यादा है तो इसको रहने दो। यहाँ पर ये ए की पावर इसमें ज़्यादा है और ये, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ना, इस नंबर को उसके पास ले जाओ। क्या बनेगा, देखो उधर कौन है, ए की पावर क्या है एन प्लस वन, तो उधर है ही, ये उधर जाएगा तो ये क्या है प्लस का, उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का, ए की पावर एन प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बी की पावर यहाँ पे है ज़्यादा और बी की पावर एक यहाँ पर ज़्यादा है,
तो मैं कह रहा हूँ इसको भी आप उधर की तरफ ले जाओ ना, मतलब ए वाले एक तरफ, ए की पावर ज़्यादा वाले एक तरफ, जो बी की पावर ज़्यादा है वो वाले एक तरफ, इसको इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पर पहले से ही इसका स्वागत करेगा, फिर ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस बी की पावर n+1। ठीक है, मतलब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। आप जैसे कैलकुलेशन करोगे उसी हिसाब से क्वेश्चन आसान या टफ होता चला जाएगा। तो मेरे को ये तरीका सबसे आसान लगता है, मैंने ऐसे किया, ऐसे ऐसे अरेंज कर लिया। अब क्योंकि इनके अंदर इसमें भी बी बहुत है, इसमें भी बी बहुत है, और इधर की तरफ देखोगे तो ए ज़्यादा है, तो आप अब कॉमन लेना स्टार्ट कर दो। देखो कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ऑब्वियसली बी ही लेंगे, इधर की तरफ LHS में बी ज़्यादा है, तो बी की पावर कितनी कॉमन लूँ और फिर अंदर क्या बचेगा, ये अपने पास सवाल उठता है। तो बी की पावर देखो यहाँ पर क्या है n+12 और ये है बी की पावर n+1। इनमें से ज़्यादा पावर कौन सी है, ये ज़्यादा है क्योंकि इसमें n+1 है, हाफ तो छोटा ही होता है 1 से, तो इसमें कम पावर किसकी है, इसकी है। तो कॉमन क्या लेंगे, कम पावर वाली कॉमन ले लेते हैं ना, मतलब ये पावर उठा लेता हूँ मैं, बी की पावर n+12। ठीक है, अच्छा अब बचेगा क्या, ये तो पूरा उठ गया, ये बच जाएगा ए की पावर हाफ माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा देखो, n+12 उठा लिया n+1 में से, तो n तो बराबर ही था, हाफ उठा लिया 1 में से, तो यहाँ पर एक हाफ बच जाएगा, तो बी की पावर हाफ बच जाएगी। ऐसे इधर देखो n+1 n+12, तो ए की पावर n+12 उठा लो, ये कम वाली पावर उठा लो, ऐसा हो गया। फिर बचा क्या, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n+12 उठा लिया, तो ए की पावर हाफ बच जाएगा माइनस, ये तो उठ ही गया, बी की पावर हाफ यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ इससे कट गई, जो ब्रैकेट के अंदर बचा वो सेम था और ऐसा ऐसा आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि इधर देखो ये क्या है, बी की पावर n+12 और ये है ए की पावर n+12। यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मली यही कहता है कि यहाँ पे ए और बी है जो अलग अलग ही मानते हुए चलना हमें, तो बी अलग है, ए अलग है, तो दो नंबर अलग अलग है ना, फिर भी दोनों की कुछ पावर लगाई और उनका आंसर सेम आया। जैसे 2 की पावर n+12 इक्वल टू 3 की पावर n+12, अगर ऐसा सिचुएशन है तो देखो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 2 की पावर हम कुछ लगाएं और वो 3 की पावर कुछ लगाएं, वही सेम पावर लगाएं और वो बराबर आ जाए। बस एक केस में हो सकता है कि ये इसकी जो पावर है वो क्या बन जाए 0 और इसकी ये पावर भी क्या बन जाए 0। उस केस में क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, बेस अलग अलग हो, मतलब अलग अलग फैमिली के हैं बेस, तो फिर पावर्स को 0 होना पड़ेगा अगर नंबर बराबर हो रहे तो यहाँ पे जो पावर है n+12 इक्वल टू 0 रख दूंगा मैं। ठीक है, मतलब ये पावर भी क्या 0 के बराबर और ये पावर भी क्या 0 के बराबर, तब दोनों एक बराबर एक हो जाएंगे, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। आप खुद ही देख लो ना 2 की टेबल में क्या आते हैं, ऐसे मैच नहीं होता, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -12। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार और इसको देख लेना अच्छे से और एक बार खुद ट्राई कर लेना, या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बता देना। अब मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।